स्टार्ट ही हुआ था लास्ट क्लास में स्टार्ट। क्लास ही लगा लेना, रिकॉर्ड कर रखी है, रिकॉर्ड कर रखी, क्लास ही लगा लेना। टॉपिक पढ़ा था कोई ना, वैसे तो रिवाइज करवाऊंगा ही। चलो भाई नोट्स निकालो सारे। अच्छा एएस 10 और 26 सभी ने कंप्लीट कर लिया ना? चलो एएस 16 हम कर रहे थे। एएस 16 जो स्पेसिफिकली बनाया गया है, अकाउंटिंग बताता है ये आपको बोरोइंग कॉस्ट की। बोरोइंग कॉस्ट मतलब पैसा उधार लेने की लागत। अगर आप पैसा बोरो करते हो तो यू हैव टू इनकर सर्टेन टाइप ऑफ कॉस्ट। और जो सबसे कॉमन खर्चा पैसा बोरो करने का हम इनकर करते हैं वो कौन सा होता है? इंटरेस्ट, ब्याज। पैसा किसी से उधार उठाया है तो ब्याज देना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट के अलावा भी हमारे कुछ खर्चे लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई रिपोर्ट बनवाई किसी प्रोफेशनल से, उसका खर्चा लग गया। बैंक ने प्रोसेसिंग के चार्ज ले लिए, कोई कमिटमेंट चार्ज लग गए आपके, किसी टाइप की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी पड़ गई, डिबेंचर इशू किया तो सर डिस्काउंट पे इशू किया, वो भी एक नुकसान है, वो भी एक खर्चा है जो कहीं ना कहीं पैसा उधार लेने की वजह से हुआ है। तो सारे के सारे खर्चे बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। और इसमें जो सबसे टेक्निकल पार्ट था वो हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक ही मुद्दा डिस्कस किया था कि बोरोइंग कॉस्ट अगर आप लोन लेते हो फॉरेन करेंसी में, अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो वहां पे जितना आपको फॉरेक्स लॉस होता है, क्या सारा का सारा का बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है? फॉरेक्स लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट। आपने इंडिया में लोन लिया तो लेट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता 10%, लेकिन आपने बोरोइंग कर ली यूएसए से तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा 4%। क्या आपने 6% साल का ब्याज बचा लिया? यस। बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि अगर आपने 6% ब्याज बचाया है तो अगर अदर सारे फैक्टर कांस्टेंट रहे, यहाँ पे 6% का ब्याज सेव हुआ है तो पक्की बात है 6% क्या हो जाएगा, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी और हेंस क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो 6% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या जितना पैसा इंटरेस्ट के नाम पे बचा उतना दूसरी तरफ प्रिंसिपल में लॉस हो जाता है? यस। तो एएस कहता है टेक्निकली अगर सब्सटेंस और फॉर्म को देखें तो एक्चुअल में आपने ऐसा नहीं कि ब्याज बचा लिया, ब्याज लग गया, बस वो किस फॉर्म में दिख रहा है, एक्सचेंज लॉस के नाम पे। इसलिए हमने कहा था जितना तुम ब्याज बताते हो उतने को हम एक्सचेंज लॉस मान लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था, एक ही कॉन्सेप्ट किया था और एक दो क्वेश्चन भी शायद मैंने करने को बोले थे, हो गए थे। यस और नो? उस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअली 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ सकता है सीएस का, कोई प्रॉब्लम उस पॉइंट में? चलो फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एएस 16 में जो हमारा सेकंड पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले बार कॉन्सेप्ट नंबर 3 को मैं रीड करवा रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। अभी हमको यह पता चल चुका है कि बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है। पैसा उधार लेने के रिगार्डिंग हमें जो खर्चे करने पड़ते हैं वो सारे बोरोइंग कॉस्ट कहलाते हैं। अब सर खर्चा लगा है तो जरा ये भी बताओ इसका क्या किया जाए। देखो एक्सपेंस अल्टीमेटली दो ही जगह जा सकते हैं, या तो वो पीएनएल में जाएंगे या फिर वो बैलेंस शीट में जाएंगे। सर खर्चे बैलेंस शीट में क्यों जाएंगे? खर्चे बैलेंस शीट में कैसे चले जाएंगे? अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो किसी दूसरी एसेट के अंदर कैपिटलाइज होना चाहिए, किसी एसेट की वैल्यू में जुड़ना चाहिए, तो क्या वो पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा? लाइक वेजेस, अगर डे टू डे रूटीन की वेजेस है तो कहां जाएगी, एसपीएल। लेकिन अगर वही वेजेस नई मशीन इंस्टॉलेशन पे लगाई गई हो तो फिर वो कैपिटलाइज होकर बैलेंस शीट में पहुंच जाती है। तो मतलब वही खर्चा पीएनएल में भी जा सकता है और बैलेंस शीट में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है किस पर्पज से खर्च किया गया है। सिमिलर वे में बोरोइंग कॉस्ट भी एक एक्सपेंस है, कहां कहां जा सकता है, या तो एसपीएल में जाएगा या फिर कैपिटलाइज होकर बैलेंस शीट में। एएस क्या कहता है, एएस 16 कहता है आपके बोरोइंग कॉस्ट के भी दोनों ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर ये बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड किया गया है क्वालिफाइंग एसेट पे तो फिर वो कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होने का मतलब क्या है, उसी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और अगर आपने ये अदरवाइज इनकर किया है, मतलब क्वालिफाइंग एसेट के अलावा किसी चीज पे किया है, लाइक रूटीन के बिजनेस एक्सपेंसेस पे किया है, या एक ऐसी एसेट पे इनकर किया जो क्वालिफाइंग नहीं है, ऐसे केसेस में ब्याज को क्या किया जाएगा, एक्सपेंस्ड किया जाएगा। एक्सपेंस्ड करने का मतलब है एसपीएल में राइट ऑफ। मुझे ये बताओ क्या ये दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? कहां पढ़ा? एएस 10 में भी आया था और एएस
26 दोनों जगह आया था। मैंने यहाँ पे बताया था अगर एसेट क्वालिफाइंग है तो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या करेंगे, कैपिटलाइज, और अगर क्वालिफाइंग ना हो तो एसपीएल में, यही किया था। बट अब मेन मुद्दा आया सर, बार बार हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट, अब इसका मीनिंग क्या होता है। तो फाइनली हम आज ये समझने वाले हैं कि क्वालिफाइंग एसेट होती क्या है। एएस 16 क्या कहता है, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब एक ऐसी एसेट, एसेट की बात कर रहे हैं हम किसी भी, क्वालिफाइंग एसेट मतलब कोई भी ऐसी एसेट जिसे बनाने में, जिसे तैयार करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसे तैयार करने में क्या लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, कोई भी एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। कोई भी एसेट सर जिसे बनाने में, जिसे तैयार करने में अच्छा खासा समय लग जाता है, वो सारी की सारी एसेट क्वालिफाइंग एसेट कहलाती है। लेट्स से हमने एक बिल्डिंग बनाना शुरू की, उस बिल्डिंग को बनाने में सर 2 साल का समय लगेगा, तो क्या इस बिल्डिंग को क्वालिफाइंग कहा जा सकता है? क्या एक बिल्डिंग जिसे बनाने में 2 साल लग रहा है, क्या उसे क्वालिफाइंग कहा जा सकता है? आप क्या कहोगे सर अच्छा खासा समय लगना चाहिए, क्या 2 साल इज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? यस, एएस कहता है 12 महीने को आप सब्सटेंशियल टाइम मान सकते हो। कितने महीने को? 12। मेरे केस में बिल्डिंग बनने में कितना टाइम लग रहा है? 2 साल। तो क्या इसे सब्सटेंशियल माना जाएगा? यस। तो इसका मतलब क्या बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है? यस और नो? यस, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है। सर एक मशीन बना रहे हैं, उस मशीन को बनाने में 15 महीने लगेंगे, पूरा इंस्टॉल होगा सर, प्लांट है बहुत बड़ा स्टील का, पहले हम उसको बेस तैयार कर रहे हैं, फिर उसके अलग अलग पुर्जे लाएंगे, फिर उन्हें जोड़ा जाएगा, फिर मशीन को टेस्ट करके देखा जाएगा चल रही है यानी, इन सारे टाइम में 15 महीने लग जाएंगे। क्या ये प्लांट क्वालिफाइंग एसेट है? यस और नो? यस। एक कंपनी शिप बना के बेचती है, पानी के जहाज, बड़े बड़े पानी के जहाज बना के बेचती है। ऑर्डर मिलता है कस्टमर का, फिर जहाज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, फिर बेस बनाया जाता है, ऐसे रूटीन में काम करते करते अप्रोक्सीमेटली 18 महीने लग जाते हैं। पहला पॉइंट, हम शिप बना के बेचते हैं, ये शिप मेरे लिए क्या बोला जाएगा? इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, क्या बोला जाएगा? इन्वेंट्री कौन से एएस में कवर होगा? एएस 2 में। यस और नो? इन्वेंट्रीज जिसे बनाने में 18 महीने लग रहे हैं, क्या उसके केस में उसे क्वालिफाइंग एसेट बोला जाएगा? क्या क्वालिफाइंग एसेट सिर्फ फिक्स्ड एसेट होती है या करंट एसेट भी हो सकती है? देखो गौर से लाइन को पढ़ो, आपका आंसर इसी लाइन में लिखा हुआ है। पहली बात इन्होंने क्या बोला, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, इन्होंने बोला एसेट है, क्या ये बोला कि लॉन्ग टर्म है या करंट है? नहीं, इसका मतलब कोई भी हो सकती है। फर्दर सबूत, जिसे बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। सेल किसके लिए, किस कब, कौन से एसेट को सेल करने के लिए तैयार किया जाता है? वो इन्वेंट्री ही होती है जिसे सेल करने के लिए तैयार किया जाता है। इसका मतलब अगर इन्वेंट्री को तैयार होने में अच्छा खासा समय लगता है, और अच्छा खासा मतलब कितना होता है? 12 महीने, तो क्या उसे हम क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे? यस। इसका इंपैक्ट क्या होगा सर? अगर हमने बोला कि एसेट हमारी क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, कंसीक्वेंस क्या होगा? उसका कंसीक्वेंस ये होगा, जो ब्याज अगर उस टाइम पे लग रहा है ना हमारा, लेट्स से हम शिप बना के बेचते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं, रियल एस्टेट का काम है सर, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्डिंग्स बना के बेचती है। अब उन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा उधार उठाते हैं, तो क्या ब्याज भी देना पड़ेगा? अब उस ब्याज का क्या होगा, क्या वो पीएनएल में जाएगा या उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में एडअप हो जाएगा? कॉस्ट में एडअप हो जाएगा। बात समझ में आई? सिमिलर वे में अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट बना रहे हो तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में एडअप हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो खर्चा कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, एसेट की वैल्यू में ही एडअप किया जाएगा, अगर वो एसेट क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाइंग कब मानी जाती है? जब उसे तैयार करने में क्या लगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, एसेट में भी टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, प्लांट, बियरर प्लांट, कुछ भी हो सकता है। अगर वो इन्वेंट्री है तो कौन से एएस में चला जाएगा? AS2। AS2 में भी अगर आप नोट्स उठा के फिर से पढ़ोगे ना, तो वहां पे तुम्हें लिखा मिलेगा कि इंटरेस्ट भी ऐड होगा, प्रोवाइडेड एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। AS2। फिर अगर मान लो वो आपकी टेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड नेचर की, तो फिर कहां जाएगा? AS10। ये तो अभी हमने पढ़ा, ये लास्ट वीक में देखा था कि अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, अगर एसेट क्या है, क्वालिफाइंग। फिर आता है AS26, इनटेंजिबल है, वहां पे भी तो ये बात लिखी गई थी। मतलब नेचर ऑफ एसेट कुछ भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर इनटेंजिबल को बनाने में भी सब्सटेंशियल टाइम लग सकता है क्या?
इनटेंजिबल को भी बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग सकता है, यस, यहाँ तो और भी ज्यादा लग सकता है। कभी कभी किसी किसी पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने में हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट खर्चा लग रहा है, बट एसेट बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। डेवलपमेंट फेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च फेज में तो क्या होता है, वैसे एसपीएल में राइट ऑफ होता है, तो आपकी वो एसेट इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है। तो नेचर ऑफ एसेट कुछ भी हो, मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, क्वालिफाइंग एसेट किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, जिसे तैयार करने में सब्सटेंशियल टाइम लगे। एंड व्हाट इज सब्सटेंशियल, अच्छा क्वेश्चन में अगर 9 महीने 10 महीने दे रखे हो तो भी सब्सटेंशियल मान लेते हैं। आईसीआई क्या करती है, अभी मैं आपको बताता हूं, आईसीआई क्या करती है, क्वेश्चन बनाएगी, कहेगी एक बिल्डिंग को बनाने में 10 महीने लगे हैं, और नीचे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दे देगी कि इंटरेस्ट इस टाइप से इंटरेस्ट लगा है। तो हमें जनरली क्या करना पड़ेगा, 10 महीने को भी सब्सटेंशियल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपका आंसर सिंपल सा क्या बनेगा कि सर ये तो कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि क्वालिफाइंग नहीं है, राइट ऑफ कर दो सारा अमाउंट। आप कैलकुलेशन करोगे नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे उल्टा अज्यूम करती है, ऐसे क्या बोल देती है कि हम मान रहे हैं कि ये क्या है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। एएस ये नहीं कहता कि 12 ही महीने लेने हैं, एएस कहता है जनरली 12 मंथ। एएस ने बोला भी यही है, जनरली 12 मंथ इज अ सब्सटेंशियल टाइम। इसका मतलब क्या 12 से कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, यस। वैसे हम क्राइटेरिया यही लेके चलते हैं 12 महीने, लेकिन अगर आईसीए के किसी क्वेश्चन में 10 महीने भी दे रखा हो तो क्या हम उसे सब्सटेंशियल मान के ही सॉल्व करेंगे, यस। ये अजम्पशन ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहो तो ऊपर लिख लेना, इन द क्वेश्चंस even a period of 8 to 10 months will be considered as substantial period. In the questions, even a period of 8 to 10 months will be considered as substantial period. यहां पे ये बात लिखिए, जनरली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ में बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल अनलेस अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वैसे तो 12 महीने को माना जाता है, बट 12 से कम या 12 से ज्यादा भी हो सकता है, बट हम 12 का ही क्राइटेरिया नॉर्मल लेके चलते हैं। ये डिपेंड करेगा कंपनी की वर्किंग कैपिटल की साइकिल क्या है, तो उसके हिसाब से छोटी या बड़ी भी हो सकती है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करना, एक एसेट है, एक मशीनरी है, उस मशीन को जब हम लेके आते हैं मार्केट से, खरीद के लाते हैं, बनाते नहीं है, खरीद के लाए हैं, बनी बनाई तैयार आई है, आके इंस्टॉल किया सर, 2 महीने में इंस्टॉल होके स्टार्ट हो गई, बताइए क्या ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? बनी बनाई आई, आते ही हमने इंस्टॉल किया, इस पूरे प्रोसेस में इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में 2 महीने लग गए, क्या ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। इंटेंडेड यूज के लिए रेडी करने में सिर्फ कितना टाइम लगा, 2 महीने, क्या 2 महीने सब्सटेंशियल माना जाएगा? सर ये तो किसी हालत में नहीं माना जाएगा। अब वहीं पे दूसरा केस, सर हम मशीन लेके आए, बनी बनाई है, बिल्कुल तैयार आती है, सारे लोग उसे ऐसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं, 10 दिन बाद मशीन स्टार्ट हो जाती है, मतलब लाओ उसके 10 दिन बाद चाहे स्टार्ट कर लो, बट हमारा मन था इसको मॉडिफाई करें, हमने 2 मिस्त्री बुलाए और उसको मॉडिफाई किया हमारे यूज के लिए, और उसमें पूरा 1 साल लग गया, और फिर फाइनली हमने मशीन को स्टार्ट किया, क्या इसे आप क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे? क्या एसेट जब लेके आए वो तैयार थी? जो एसेट हम लेके आए क्या वो तैयार थी? सर औरों के हिसाब से थी, हमारे हिसाब से नहीं थी। तो हमें किसके हिसाब से देखना होता है, औरों के हिसाब से या हमारे हिसाब से? हमें तो हमारे इंटेंडेड यूज के ऊपर फोकस करना है ना। तुम्हें याद हो एस 10 में मैंने कहा था कि कौन से खर्चे कैपिटलाइज होते हैं जब तक एसेट कहां पे या किस कंडीशन में ना हो जाए, एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, इन द लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जैसा मैनेजमेंट चाहती है वैसी तैयार ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज करते थे, यस। बिकॉज जब तक आपके इंटेंशन के जैसी वो नहीं बनी है तो एसेट रेडी टू यूज नहीं है, तो यानी कि एसेट को तैयार करने में अच्छा खासा समय लग रहा है, तो फिर वहां पे हमें उसे क्वालिफाइंग एसेट मान लेना है, और उसके रिलेवेंट का जो भी आपका इनकर होगा बोरोइंग कॉस्ट वो सारा कैपिटलाइज होगा। एक बात ये क्लियरली कहता है कि फाइनेंशियल एसेट आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, फाइनेंशियल एसेट कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकती। बट देन क्वेश्चन आता है सर फाइनेंशियल एसेट होती क्या है? कंपनी के शेयर्स, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट। अब आप बताओ ये क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है? शेयर्स डिबेंचर क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है?
क्या इन्हें तैयार करना पड़ता है? ये तो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्या होती है, तैयारी होती है। तो इसका मतलब सर फाइनेंशियल एसेट आर नेवर अ क्वालिफाइंग एसेट बिकॉज ये ऑलरेडी तैयार ही होती है। तो जो एसेट ऑलरेडी तैयार है, बनी बनाई ही आती है, क्या उन्हें तैयार करना पड़ता है? नहीं। आप मोबाइल फोन लाते हो मार्केट से, ऑलरेडी तैयार ही आता है, तो इसका मतलब पहले ही दिन रेडी टू यूज है, इसका मतलब क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। फर्नीचर लेके आए, एसी लेके आए, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? क्या ये सारे क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है? नहीं। अच्छा एक एग्जांपल और, मान लो मैं एक एसी लेके आया और एसी लाने के बाद क्या हुआ कि ऑलरेडी जो एसी चल रहा था वो चल रहा था, तो मतलब ठीक था, काम कर रहा था। मैंने कहा एक बार इसको यूज नहीं करते, सस्ती मिल रही थी इसलिए ले आया। मैंने उसे 15 महीने बाद यूज करना शुरू किया। लाया आज, लेकिन यूज कब करना शुरू किया? 15 महीने बाद। बताना जरा ये एसी क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है? क्यों 15 महीने लग गए? क्या वो रेडी टू यूज पहले से थी? यस। क्या हमें तैयार करना पड़ा? नहीं, तैयार तो पहले से थी, तो इस केस में वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं। यानी पुट टू यूज इज नॉट द रेलेवेंट फैक्टर। हमें क्या देखना होता है? रेडी टू यूज। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलो, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। हियर इंटेंडेड टू यूज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, ये पॉइंट का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब सभी को समझ में आया? यस और नो? अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट है और उसके लिए आपने कोई भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर की है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज। और अगर क्वालिफाइंग एसेट ना हो तो राइट ऑफ। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। सर कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? कैलकुलेशन कैसे की जाए? तो एएस कहता है जब भी आप कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो, कोई भी क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हो, लेट्स से आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप कोई प्लांट सेटअप कर रहे हो, कुछ भी जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके रिलेशन में आपने जो पैसा उधार लिया है वो दो टाइप का हो सकता है। यानी बेसिकली आपकी बोरोइंग्स दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? दो। वन इज स्पेशल बोरोइंग एंड अदर वन इज जनरल बोरोइंग। स्पेशल बोरोइंग का मतलब है सो जो पैसा सर लिया ही इस काम के लिए गया है, जो पैसा ही आपने उधार लिया है किस पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए। लाइक बिल्डिंग बना रहा हूं और मैंने बैंक से जाके कहा सर बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दे दो, तो ये लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है? स्पेसिफिकली बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या ये स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही आया है? यस। ऐसे लोन को क्या कहा जाएगा? स्पेशल बोरोइंग। क्या कहा जाएगा? स्पेशल बोरोइंग। मान लो एक कंपनी प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, उन्होंने मार्केट में डिबेंचर इशू कर दिए और डिबेंचर इशू करते टाइम ऑब्जेक्टिव में साफ साफ लिख दिया कि इन डिबेंचर्स के पैसे का इस्तेमाल प्लांट को बनाने के लिए किया जाएगा, तो इसका बोरोइंग का नेचर कैसा हुआ? स्पेशल। जब बोरोइंग स्पेसिफिकली काम के लिए की जाती है तो वो कैसी बोरोइंग बन जाती है? स्पेशल बोरोइंग। लेकिन बिजनेस में जनरल लोन भी चलते रहते हैं, लाइक ओडी लिमिट ले ली, कोई टर्म लोन करवा लिया लेकिन पर्पस नहीं बताया गया, तो उन सबको क्या बोला जाता है? जनरल बोरोइंग। अब ये फैक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो बोरोइंग जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आप पर्टिकुलर केस में गिवन है, वो स्पेशल है या जनरल है। क्या इंपैक्ट पड़ता है उसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिखिए, आप सारे नोट कर लेना एग्जांपल। इसी एक एग्जांपल से आपको इस टॉपिक का जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टाइप का क्वेश्चन परसों जो मैंने आपको करवाया था, दूसरा अब जो मैं करवा रहा हूं एग्जाम में, ये दो ही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं, 5 से 7 नंबर का मैक्सिमम, 7 का भी नहीं बनना चाहिए, 5 का ही आता है। ए लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग अ प्लांट कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2025। ए लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग अ प्लांट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1/4/2025 को। फॉलोइंग expenses were incurred। कंपनी ने 1/4/2025 को एक प्लांट बनाना शुरू किया और उस पर हमने क्या क्या खर्चा किया। सबसे पहली बात, 1 अप्रैल 2025 कंपनी ने 5 लाख खर्चे किए। देखो जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो क्या पहले ही दिन सारा खर्चा हो जाता है या खर्चा फेजेस में चलता है? पहले थोड़ा सा खर्चा होगा,
फिर कुछ दिन काम चलता रहेगा, फिर कुछ खर्चा करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन काम चलता रहेगा। तो सेम ऐसे ही होता है, जब कोई लंबे टाइम में एसेट बनती है तो सारा पैसा अपफ्रंट लगे ऐसा जरूरी नहीं। तो इस एग्जाम्पल में भी यही हो रहा है, 1/4/25 को हमने 5 लाख इनकर किया, देन 1/7/2025 को फर्दर 4 लाख का खर्चा हुआ, फिर 1/9/2025 को हमने 3 लाख का खर्चा और किया। ऑन 31 मार्च 2026 प्लांट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ऑन 31 मार्च 2026 प्लांट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये जो हमारा प्लांट है 31 मार्च 26 को जो पर्पस था, जिस काम के लिए हम इसे इस्तेमाल करना चाहते थे, उसके लिए तैयार हो गया। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था? 1/4/25। खत्म कब हुआ? 31 मार्च 26। कितना टाइम लग गया? पूरे 12 महीने। क्या इसे क्वालिफाइंग माना जाएगा? यस, क्वालिफाइंग मानेंगे इस एसेट को, बिकॉज 12 महीने लग रहे हैं, जो कि एक सब्सटेंशियल टाइम होता है। तो ऑन 31 मार्च 26 प्लांट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन company has used following borrowings। कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी ने कुछ पैसा यूज किया है, वो पैसा कौन कौन सा है? नंबर 1, कंपनी ने एक प्लांट लोन लिया था। प्लांट लोन लिया था 1/4/25 को एट द रेट 12%। एक प्लांट लोन लिया गया था 1/4/25 को 12% के हिसाब से। ये लोन था 6 लाख रुपए का। ये लोन था 6 लाख रुपए का। उसके अलावा कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं। डिबेंचर्स हैं लेट्स से 10% के, 10% डिबेंचर इशूड 2 years अगो। ये 2 साल पहले कभी हमने इशू किए थे। ये हैं आपके 8 लाख के। एक कंपनी का जनरल 13% टर्म लोन भी चल रहा है। ये है 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए। ये भी पुराना है, 2-3 साल पुराना है। व्हाट विल बी दी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट कह सकते हो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इस एक एग्जांपल से इस चैप्टर का मोस्टली कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सारे लॉजिक इसी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ए लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। कितनी तारीख को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की इन्होंने? 1/4/2025। और कंस्ट्रक्शन में इन्होंने अलग अलग तारीखों पे अलग अलग एक्सपेंसेस इनकर किए। पहली बार टोटल खर्चा हमारा कितना लग गया सारा मिला के? 12 लाख। ये प्लांट को बनाने में लगा है, मे बी मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, अदर एक्सपेंस लगे होंगे। पहला क्वेश्चन, प्लांट बनाया जो आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करोगे, कौन से एएस में कवर होगा प्लांट बनाना? AS 10। क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाएगा? यस। और आपकी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर कैपिटलाइज होगा कितने रुपए में? 12 लाख। यानी कि आपकी बुक्स में 12 लाख का पीपीई दिखाया जाएगा। बट इस पीपीई को बनाना शुरू किया 1/4/25 को, और ये कब खत्म हुआ है? 31 मार्च 26। जिसे बनाने में पूरा कितना टाइम लग गया? 12 महीने। क्या ये प्लांट क्वालिफाइंग एसेट है? यस। और जैसे ही कोई एसेट क्वालिफाइंग एसेट बन जाती है,
हमारा सेकंड काम शुरू हो जाता है कि इस एसेट को तैयार करने में अगर ब्याज लगा है तो उसको क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। मतलब रादर देन चार्जिंग इट टू पीएनएल, इंटरेस्ट यूजुअली आपने किया होगा, हमेशा हम अकाउंटिंग यही करते थे कि इंटरेस्ट पीएनएल में भेज देते थे, लेकिन एएस 16 उसका एक अपवाद है, उसकी एक एक्सेप्शन है। एएस 16 कहता है अगर यही ब्याज क्वालिफाइंग एसेट के लिए इनकर किया गया है तो रादर देन चार्जिंग इट टू पीएनएल आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट में एडअप करना पड़ेगा। और यहां पे वो सिचुएशन बन रही है, सर इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, तो इंटरेस्ट जो भी होगा इस एसेट के रिगार्डिंग वो कैपिटलाइज होगा। सारा इंटरेस्ट थोड़ी कैपिटलाइज होगा, जो इस एसेट के रिगार्डिंग लगा होगा उसी को तो कैपिटलाइज करोगे ना। एसेट बनी 12 लाख की कंपनी, वहां पे 2 करोड़ का लोन लिए बैठी है, क्या वो सारा का सारा लोन इसी के एसेट के लिए आया होगा? लोन 2 करोड़ का है, एसेट 12 लाख में बन गई, मुझे सोच के बताओ क्या सारा लोन इसी एसेट के लिए है? नहीं। तो क्या सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दोगे? ऑब्वियस नहीं। सर इस एसेट के हिस्से का जो ब्याज होगा उतना ही तो कैपिटलाइज करोगे, तो बस वो हिस्सा कितना होता है वो निकालना हमें सीखना है। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है, बट वो हिस्सा कितना बनेगा इस एसेट का वो हमें निकालना सीखना है। क्या मुद्दा समझ में आया? अब एएस कहता है हिस्सा कैसे निकलेगा, मेरा अब फोकस इसी बात पे है कि हिस्सा कैसे निकाला जाए। सबसे पहली बात, जब भी आपको हिस्सा निकालना हो तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो जिस एसेट की आप बात कर रहे हो, क्या उस एसेट को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक लोन तो नहीं लिया गया है। हमारे इस क्वेश्चन में 3 टाइप के लोन दिख रहे हैं आपको, प्लांट लोन है, 10% डिबेंचर है, टर्म लोन है। क्या इनमें से कोई आपको स्पेसिफिक बोरोइंग लग रही है जो इसी एसेट को बनाने के लिए ली गई हो? ये प्लांट लोन, एक तो नाम से पता चल रहा है सर प्लांट के लिए आया, ऊपर से डेट भी कोरस्पॉन्ड करती है, हमें 1/4/25 से कंस्ट्रक्शन शुरू की और 1/4/25 को ही लोन लिया है। तो क्या इसे मैं स्पेसिफिक लोन बोल सकता हूं एसेट को बनाने के लिए? यस। इसे क्या बोला जाता है एएस 16 की भाषा में? स्पेशल बोरोइंग। क्या बोला जाता है? स्पेशल बोरोइंग। क्या और कोई भी है स्पेशल बोरोइंग? नहीं। सर ये डिबेंचर 2 साल पहले इशू किए गए थे, इसका मतलब ये क्या इस प्लांट को बनाने के लिए इशू किए गए होंगे? नहीं सर। और सिमिलर वे में ये टर्म लोन जिसके आगे क्या लिखा गया है? जनरल। इसका मतलब ये दोनों बोरोइंग प्लांट को बनाने के लिए नहीं ली गई, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इनका भी पैसा हो सकता है यूज किया हो हमने? यस। इन्हें क्या बोला जाता है एएस 16 की भाषा में? जनरल बोरोइंग। क्या बोला जाता है? जनरल बोरोइंग। यानी बोरोइंग कितने टाइप की हो सकती है? 2। कौन कौन सी? स्पेशल और स्पेशल कौन सी होती है? जो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एसेट जिसको हम क्वालिफाइंग बोल रहे हैं उसे बनाने के लिए लिया गया हो, और बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? जनरल बोरोइंग। जो स्पेशल नहीं है वो सारे जनरल बोरोइंग है। अच्छा अगर मान लो ये प्लांट 2 महीने में तैयार हो ही जाता, इसका मतलब प्लांट क्या रहता? क्वालिफाइंग या नॉन क्वालिफाइंग? तो क्या ये मुद्दा आता कि सर जनरल बोरोइंग स्पेशल बोरोइंग क्या है? ये सारे मुद्दे कब आते हैं? जब क्वालिफाइंग, क्योंकि कैपिटलाइजेशन की बात आएगी तभी ये मुद्दे उठेंगे कि ये वेदर लोन स्पेशल है या जनरल है, बिकॉज मैं सिर्फ ये निकालना चाहता हूं कि इस एसेट के हिस्से का ब्याज कितना है। तो बोरोइंग कितने टाइप की बनाई मैंने? 2। अब ट्रीटमेंट क्या करना है? सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, since construction of plant takes 12 month, since construction of plant takes 12 month, it is a qualifying asset, it is a qualifying asset as it takes substantial period of time। इसे तैयार करने में, रेडी टू यूज करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक क्वालिफाइंग एसेट है। हेंस बोरोइंग कॉस्ट incurred in relation to this plant, in relation to this plant will be, क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज्ड, will be capitalized। बस हमें ये निकालना सीखना है कि इन रिलेशन टू का मतलब क्या है, कितना खर्चा इसके हिस्से का होगा, ये हिस्सा निकालना सीखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम समझ चुके हैं कैपिटलाइज होगा, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा? तो हम बनाएंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड।
मैं निकालना चालू कर रहा हूं अब कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। अच्छा, अगर 1 लाख में से लेट से 10,000 रुपए कैपिटलाइज होना चाहिए, तो बाकी बाकी पीएनएल में जाएगा, इंप्लाइड है। तो हम कैपिटलाइजेशन का पोर्शन सीख जाते हैं तो ऑब्वियस है बाकी बचा हुआ आपका ऑटोमेटिकली एसपीएल का पार्ट बन जाएगा। वैसे ये टेक्निकली अगर हम देखें ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ करने से कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छा खासा मैनिपुलेट कर सकती है। अगर कैपिटलाइजेशन बढ़ा देंगे, सोच के बताना उसका इंपैक्ट क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ। एज अ ऑडिटर अगर आप देखने जाओगे किसी कंपनी ने, आपने देखा धक्के काम का कैपिटलाइजेशन कर रखा है, इसका इंपैक्ट एक नहीं दो जगह देखने को मिलेगा, बताओ कौन। पहला, पीएनएल पे क्या इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा जो पीएनएल में जाना चाहिए था आपने नहीं भेजा, अकाउंट्स मैनिपुलेट किया और वो खर्चा राइट ऑफ नहीं किया, इसका कंसीक्वेंस होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट पता क्या होगा, एसेट की वैल्यू भी इन्फ्लेट कर दी बिना काम की। तो इसलिए ये टॉपिक देखो, जहां जहां पे ऐसा कुछ होता है ना, जहां पे प्रॉफिट की मैनिपुलेशन हो जाती है, वो एएस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है इस तरीके से, इसलिए एएस ने बहुत ध्यान से कहा है कि सारी चीजें, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही ये अकाउंटिंग होनी चाहिए। और एज अ ऑडिटर हमारा काम यही होता है, हम जब जाएंगे तो उनको ये नहीं बताएंगे तुम ये ट्रीटमेंट करो, हम जाके ये चेक करेंगे कि उन्होंने ट्रीटमेंट सही किया है। तो अगर मान लो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए था, डुअल इफेक्ट डाल सकता है, और जहां होना चाहिए था और नहीं किया तो भी डबल फैक्टर आएगा, पीएनएल में बर्डन फालतू डल गया, एसेट की वैल्यू भी कम रह गई। इसलिए सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अब एएस ने कहा कितना इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपकी होती है स्पेशल बोरोइंग। एएस कहता है जो स्पेशल बोरोइंग है वो तो आपने ली ही इस पर्पस के लिए है, तो सोचने की बात ही नहीं है, स्पेशल बोरोइंग का जितना भी इंटरेस्ट लगा है वो सारा का सारा कैपिटलाइज होगा। स्पेशल बोरोइंग पर्पस ही ये था सर कि कंस्ट्रक्शन के लिए ली गई है, उसका सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। एसेट को बनाने में पूरे 12 महीने लग गए, तो क्या 12 के 12 महीने का कैपिटलाइज होगा? यस। तो यानी कि सबसे पहले स्पेशल बोरोइंग, कितने रुपए की स्पेशल बोरोइंग की हमने? 6 लाख। 6 लाख का जितना भी ब्याज बनता है, कितना परसेंट ब्याज है उसपे? 12%। फॉर एंटायर 12 मंथ, पूरा का पूरा 12 महीने का 72,000 रुपए, ये तो आपका कैपिटलाइज होगा ही होगा। 72 का 72,000 रुपए कैपिटलाइज होगा। तो पहली बात, स्पेशल बोरोइंग के केस में सारा का सारा ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा एज इट इज। स्पेशल बोरोइंग ली ही इस पर्पस के लिए गई थी, इसी पर्टिकुलर लोन के लिए, इसी पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए ली गई थी, तो इसलिए सर ये तो सारा का सारा ब्याज कैपिटलाइज होगा। बट एक एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, इस एग्जांपल में नहीं है। एक बार जरा इंफॉर्मेशन को गौर से देखो, हमने लोन कब लिया? बोलो भाई, लोन कब लिया? 1/4/2025 है ली। क्या क्वेश्चन किया मैंने? क्या वाला? मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? ये क्वेश्चन थोड़ी है, तो मैं करवा रहा था, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखो। हमने लोन कब लिया है? 1/4/2025। कितने रुपए का लिया? 6 लाख। लेकिन अगर जरा क्वेश्चन में देखोगे तो सर 1/4/25 को हमने पैसा यूज कितना किया है? 5। लोन कितने का था? 6। यूज कितना किया? क्या 1 लाख अभी भी सरप्लस पड़ा है? अगर गौर से देखोगे तो उस पैसे का इस्तेमाल पता है हमने कब जाके किया? 1 जुलाई को। अगले 3 महीने तो खर्चा ही नहीं हुआ, ये 1 लाख रुपए अलग से एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़े रहे। यानी अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपने कैश रखा होगा घर पे, 1 लाख रुपए कैश में रख लेते हैं, 3 महीने बाद जब जरूरत होगी तब खर्चा कर लेंगे, तो उस केस में तो कुछ कमा नहीं पाए, घर पे रख दिया कैश, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन ऑल्टरनेटिवली आपने क्या देखा, 3 महीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, एफडी कर दो इसको, एफडी से 2-3 हजार रुपए कमा लिए। आपने स्पेशल बोरोइंग की, सारा पैसा एक साथ यूज होना नहीं था, टेम्परेरी कहीं पे वो पैसा पार्क कर दिया कि 2-4 महीने बाद जब यूज होना होगा तब कर लेंगे, इतने क्या करना है ऐसे रख के, तो आपने उसे किसी एफडी में लगा दिया, 3 महीने में लेट से 2,000 रुपए कमा लिए। अब क्या? एएस 16 कहता है इफेक्टिवली अब आपने 72,000 का इंटरेस्ट भरा ही नहीं, क्या 72 में से 2 ऑलरेडी रिकवर हो गया? यस। तो अगर आपने कोई स्पेशल बोरोइंग कर रखी है और उसे टेम्परेरी कहीं पे पार्क करने से कुछ पैसा बन गया, तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, यानी कि उतना ही आप इस अमाउंट में से माइनस कर देते। क्या मेरे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है? ऑल्दो 3 महीने सरप्लस फंड पड़ा रहा 1 लाख, अगर कहीं इन्वेस्ट करके कंपनी ने 2,000 कमा लिया होता तो कितना बोरोइंग यहाँ पे कैपिटलाइज होता? 72 - 2 यानी कि 70।
क्या ये बात समझ में आई? यानी स्पेशल बोरोइंग का सारा ब्याज आपका कैपिटलाइज होता है, एक्सेप्ट अगर आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से कुछ कमा लिया है तो वो क्या कर दिया जाता है, माइनस। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? क्लियर? चलो अब आते हैं स्पेशल बोरोइंग के बाद जनरल बोरोइंग पे। दूसरे टाइप का लोन, मुझे पहले ये बताओ कि एसेट को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया? एसेट को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया? कितना? 12 लाख। और हमने बैंक से स्पेशल लोन कितने का लिया था? 6 का। सर 12 बनाने में लगे, 6 तो हमने समझ में आ गया ये लोन लिया था स्पेशल बोरोइंग, बाकी बचा हुआ पैसा कितना और रह गया? 6 लाख ही। वो कहां से आया? अगर कंपनी ने 12 लाख रुपए खर्च किए प्लांट पे तो 6 लाख तो सर उसी प्लांट के लिए लोन था, उसी में से यूज किया, बाकी बचा हुआ पैसा कहां से आया? तो सर आपने जनरल बोरोइंग का इस्तेमाल किया होगा। जनरल बोरोइंग मतलब स्पेशल बोरोइंग के अलावा, यस और नो? और स्पेशल बोरोइंग के अलावा कितने टाइप के लोन पड़े हमारे पास? दो। एक तो हमारे पास 10% डिबेंचर है और दूसरा 13% टर्म लोन। कितना रुपए इस्तेमाल किया गया इन दोनों से? 6। तो क्या मैं कह सकता हूं सर 8 और 10 ये जो पैसा पड़ा है इनमें से कंपनी ने 6 लाख यूज किया, लेकिन कौन सा? अगर हम देखें तो सर ये तो 10% वाला है और ये 13% वाला है। लेट्स से अज्यूम कर ले कि सर इस 10 में से 6 लाख यूज किया है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 13। और अगर ये अज्यूम कर ले कि इस 8 में से 6 यूज किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 10। जब जनरल बोरोइंग इस्तेमाल किए तो हमें नहीं पता कि सर दो टाइप के लोन में से कौन सी ली गई है, यस और नो? बताओ कौन सी माने? क्या दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा या दोनों को मानना पड़ेगा? दोनों। क्योंकि जब जनरल फंड होते हैं ना तो उनकी अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती, पैसा पैसा होता है। आपको बैंक में जब पैसा पड़ा होगा तो कभी पता नहीं चलेगा ये 10% डिबेंचर वाला है या 13% लोन वाला है, यस और नो? तो एएस क्या कहता है, अगर आपने जनरल बोरोइंग ली है तो वहां पे जितने भी टाइप के लोन होंगे हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि उन सबको इस्तेमाल किया आपने। कोई फीफो मेथड नहीं लगाना कि ये पुराना है सर पहले इसका इस्तेमाल किया होगा, नहीं। आपको क्या अज्यूम करना है हमेशा? आपको क्या अज्यूम करना है हमेशा कि आपने सारी बोरोइंग का इस्तेमाल किया। तो क्या सर हम क्या 18 के 18 लाख यूज कर गए? नहीं, यूज ही कितना हुआ है पैसा? 6 लाख। तो 18 में से 6 यूज हुआ है। ना तो हम ये कहेंगे कि इस 8 में से था 6 वो, ना हम कहेंगे कि इस 10 में से था, हम कहेंगे कि इस 18 में से 6 था। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब स्पेशल बोरोइंग तो एज इट इज यूज करनी होती है और बाद में जाके जब जनरल बोरोइंग यूज करेंगे तो हम ये मानते हैं हमेशा कि टोटल में से सारे में से ही इस्तेमाल किया गया होगा। और यानी कि अब ये कह सकते हो इस 18 में से हमने 6 लाख इस्तेमाल किया तो क्या 1/3 जो भी इंटरेस्ट होगा उसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा? 18 में से 6 1/3 फंड्स यूज किए हैं, यस और नो? तो इनका कोरस्पॉन्डिंग 1/3 ब्याज भी। लेकिन फिर एक दूसरा मुद्दा आया, क्या हमने इनका पैसा पूरे साल इस्तेमाल किया? जो ये जनरल बोरोइंग का पैसा है क्या हमने पूरे साल इस्तेमाल किया? जरा सोचिए, हमने सबसे पहला खर्चा 1/4/25 को 5 लाख किया, ये कहां से आया था? क्या ये स्पेशल बोरोइंग से आ गया था? यस। तो इसका मतलब इस 5 लाख के रिगार्डिंग क्या मुझे कोई जनरल बोरोइंग यूज करनी पड़ी? नहीं, तो ब्याज नहीं लगेगा इस पे तो जनरल बोरोइंग का। उसके बाद ये जो 4 लाख यूज किया ये कहां से आया? सबसे पहले आपको क्या सर 6 लाख का स्पेशल लोन लिया था, उसमें से 5 यूज होने के बाद क्या एक और बचा हुआ था? यस। तो 4 में से एक तो वो एडजस्ट कर दिया होगा, कितना और बचा? 3। क्या वो 3 लाख रुपए आपने जनरल बोरोइंग से यूज किए होंगे? यस। लेकिन वो यूज कब जाके किए? 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई से ईयर एंड तक भी देखे तो कितने महीने बने? 9 महीने। एंड सिमिलर वे में सर उसके बाद पैसा कब यूज किया हमने? 1 सितंबर को। ये 3 लाख कहां से आए होंगे? ये तो सारे जनरल से आएंगे, स्पेशल वाला तो खत्म ही हो चुका है। इसका मतलब ये 3 का 3 कहां से आया? जनरल से। लेकिन अगेन सर यूज कहां पे किया हमने? 1 सितंबर। क्या पूरे साल का ब्याज बनेगा? नहीं सर, 1 सितंबर से बचे हुए टाइम का 7 महीने का ही बनेगा। मुद्दा समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमें सारे साल का ब्याज तो भी नहीं बनाना। तो इसके लिए एएस ने एक सोल्यूशन दिया। क्या सोल्यूशन दिया? बोला स्पेशल बोरोइंग का तो सीधा चार्ज कर दो, जनरल बोरोइंग के केस में यू हैव टू कैलकुलेट अ न्यू इंटरेस्ट रेट। इसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन रेट। हम एक रेट निकालते हैं जिसे क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन रेट। सिंस आपने दो अलग अलग टाइप के लोन का इस्तेमाल किया, सिंस दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो कहता है कि एक एवरेज रेट निकाल लो।
कैपिटलाइजेशन रेट या इसे आप एवरेज रेट भी कह सकते हो। कैसे निकलेगी, बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले मुझे दोनों का ब्याज बताओ जरा। हमारे पास डिबेंचर है, कितने रेट वाले हैं, 10%। कितने रुपए के, 8 लाख। 8 लाख का 10%, 80,000। और दूसरी बोरोइंग है सर 10 लाख की, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 13। इसका सालाना ब्याज 31। तो मतलब सर हम साल में 80 प्लस 31 कितना ब्याज भरते हैं, 210। अपार्ट फ्रॉम स्पेशल बोरोइंग। स्पेशल बोरोइंग के अलावा सर हम 80 डिबेंचर पे और 31 टर्म लोन पे, यानी कि दोनों का मिला के कितना भरते हैं, 210। और इसके लिए हमने कितना पैसा उधार उठा रखा है, ये 210 कितने पैसे का ब्याज है सर, 8 और 10 कितना, 18। तो क्या कंपनी 18 लाख के ऊपर 2,10,000 का ब्याज भर रही है, यस। तो एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी आपके फंड्स की, 11.67% पर एनम। मतलब आप कुछ पैसा 10% वाला यूज करते हो, कुछ पैसा 13% वाला यूज करते हो। सर एवरेज बोलो ना सीधा सीधा। तो ऑन एन एवरेज कंपनी कितने रुपए वाला यूज करती है, 11.67%। ये होती है कैपिटलाइजेशन रेट, या इसे सिंपल भाषा में वेटेड एवरेज रेट कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज कंपनी किस रेट से ब्याज दे रही है। क्या मैंने सिंपल एवरेज निकाली कि 10 वाला एक है, 13 वाला एक है, 10 प्लस 13 डिवाइड में 2, क्या मैंने वो किया है, नहीं, मैंने वेटेड एवरेज, क्योंकि जितना पैसा जिस रेट वाला है उसके हिसाब से भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। जो मेरे पास 10% वाला है वो पैसा 8 लाख है, तो मैंने उसका ब्याज प्रोपोर्शनेट निकाला 80,000। और मेरे पास 13% वाला भी 10 लाख रुपए, तो उसका बना 31। कुल मिला के 21, 18 लाख पे 210 का ब्याज बनता है। अप्रोक्सीमेटली रेट होगी 11.67%। इसका मतलब कंपनी के पास दो टाइप के लोन है। एक स्पेशल लोन है जिसका 12% आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, और दूसरा जनरल लोन है जिसका रेट पड़ता है 11.67। क्या जनरल बोरोइंग में अब मेरे पास अलग अलग टाइप के लोन हो गए, या एक सिंगल बना दिया मैंने, सिंगल बना दिया। इसका पर्पज ये होता है कि पूरी बोरोइंग की एक एवरेज रेट बना दी जाए। क्या यहां तक बात समझ में आई। अब सेकेंड पार्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ये हमारे जनरल लॉजिक पे बात आ गई है। सबसे पहला खर्चा हमने कब किया, 1 अप्रैल को, कितने रुपए, 1 अप्रैल को कितने रुपए खर्च किए, 5 लाख। कहां से आया वो पैसा, क्या ये दूसरे वाला पैसा यूज करना पड़ा, नहीं, तो अभी ब्याज लगाने की जरूरत नहीं। अगला खर्चा कब किया, एक साथ, कितने रुपए, 4। उस 4 में से क्या कुछ पैसा जनरल स्पेशल बोरोइंग में से आ गया, यस, कितना, 1। तो बचा कितना, क्या वो 3 लाख यहां से ये वाला यूज हुआ होगा। अच्छा ये 3 लाख 10% वाला हो गया, 13 वाला ना सर, 10 है या ना 13, ये कौन से वाला है, 11.67, जो एवरेज रेट कंपनी की पड़ती है। बोलो अब बात समझ में, इसका मतलब क्या है। तो यानी कि सबसे पहले जो खर्चा 1 जुलाई को हुआ है उसके हिस्से का मैं निकालूंगा 3 लाख। 3 क्यों किया, खर्चा तो सर 4 हुआ था, खर्चा तो 4 हुआ था, 3 क्यों किया, 1 का तो स्पेशल लोन बचा हुआ था ना, यस और नो। और स्पेशल लोन ना होता तो पूरे 4 पे करते, और सारा स्पेशल लोन होता तो अगेन इग्नोर कर देते, अगले खर्चे पे जाते। इन 2 में कितना, क्या पूरे साल का लगा दूं। सर खर्चा अगर 1 जुलाई को हुआ है, 31 मार्च को ऐसे तैयारी हो गई, तो कितने महीने का ब्याज लेना चाहिए, 9 महीने का। तो 9/12, 26, 258। और भी आएगा या हो गया, आएगा अभी। ये तो सर 1 जुलाई का खर्चा, इसके बाद फिर खर्चा हुआ, कब हुआ, 1 सितंबर। कितना खर्चा हुआ, कितना, 3 लाख। अब मुझे बताओ 3 लाख के लिए कोई स्पेशल लोन बचा हुआ है, बोलो भाई हाँ या ना, नहीं बचा हुआ। कहां से आएगा पैसा फिर, एक ही ऑप्शन है सर, वही यूज करना पड़ेगा। कौन सा, 10 वाला है, 13 वाला, 11.67 वाला। कितने महीने, 1 सितंबर से काउंट करेंगे, कितने महीने हो जाएंगे, 7, 20, 422 टोटल कर लो। और तो कोई है नहीं इस खर्चे के बाद, तो ऐसे तैयारी हुई थी लास्ट में, 46,680। इसका मतलब सर एक तो 72,000 वो स्पेशल लोन वाला, और 46,680 ये जनरल बोरोइंग वाला, क्या ये दोनों कैपिटलाइज होने चाहिए, यस। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज आप कहोगे सर 72,000 वो प्लस 46,680 ये टोटल मिला के हो गया
1,18,680 इतना रुपया आपको एज ए इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। बोलो कुछ बात समझ में आई? क्या आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि बोरोइंग कौन से टाइप की है? यस, सारी कैलकुलेशन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपकी कोई बोरोइंग स्पेशल बोरोइंग है तो सबसे पहले वही पैसा यूज होगा और उसी का इंटरेस्ट पूरे साल का बनेगा। वहां पे ये दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या बनेगा, सर देखो 1/4 को सारा पैसा यूज नहीं किया, तो उस स्पेशल बोरोइंग पे जो 1/4 से यूज हो रही है 12 महीने का लगाओ, और जो पैसा एक साथ से यूज हुआ है उसके ऊपर 9 महीने का। ये कभी नहीं करना होता, क्योंकि स्पेशल बोरोइंग आई ही उस एसेट के लिए, तो ये ब्याज सारा लग तो रहा ही है, पैसा यूज करो या ना करो, सारी एसेट के लिए, तो सारे साल का अपफ्रंट लगाया जाता है विदाउट टेकिंग टाइम। स्पेशल बोरोइंग में टाइम नहीं देखा जाता। हाँ, हमने ये जरूर बोल दिया कि अगर मीनवाइल पैसा यूज नहीं हुआ था तो टेम्परेरी इनकम माइनस कर दो, लेकिन जनरल बोरोइंग में क्या आपको टाइम फैक्टर भी कंसिडर करना होता है? यस। बोलो क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि जनरल एंट्री और पास कर दो, आपकी बुक्स में जनरल एंट्री क्या बनेगी वो और पास कर दो। अब मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में प्लांट 12 लाख का दिखेगा, 12 लाख तो ऊपरा खर्चा था, उसके अलावा क्या और जोड़ना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो एक एंट्री अगर क्वेश्चन मांग लेना तो हम ये एंट्री पास कर देते हैं कई बार, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर 12 लाख तो अपफ्रंट कॉस्ट लगी थी, साथ में क्या और जुड़ेगा? इंटरेस्ट। 1,18,680 कितना बना? 13 लाख, सॉरी हाँ 13,18,680, 13,18,680 टू बैंक जो खर्चा हुआ 12 लाख का। अच्छा, इंटरेस्ट की एंट्री क्या करते हो और बताना जरा। सबसे पहले इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या करते थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसके बाद इंटरेस्ट कहां जाता था? पीएनएल। क्या एंट्री करते थे? पीएनएल टू इंटरेस्ट, यही करते थे ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट टू बैंक पे कर दिया, और उसके बाद अगली एंट्री प्लान टू इंटरेस्ट, यस और नो। उसे पीएनएल में ना डालने की बजाय हम प्लांट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एंट्री मांग ले तो ये एंट्री जरूर करके दिखानी होती है। बहुत अच्छे, 2 नंबर मिल गए। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? कैलकुलेशन का पैटर्न क्लियर हो गया सभी को? इस टाइप से हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होती है। अरे रुक जाओ भाई, सारे यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। मिलके करेंगे सारे, सहयोग एक दूसरे का, पेपर में ना करना पड़े इसलिए तो यहाँ पे कर रहा हूँ, और तभी तुमसे क्वेश्चन करवाता हूँ। पेपर में हो सकता तो कर भी देते, लेकिन कैसे हो? अब वो सिस्टम तो है नहीं। तुमने देखा होगा 10वीं 12वीं में पर्चियां फेंक के आते थे, किसी ने देखा है? सुना सुना है। मैंने तो मतलब जैसे क्या होता ना, सरकारी स्कूल में मैं जैसे प्ले ग्राउंड था, खेलने जाता था, तो वहां पे ना 10वीं 12वीं के जब एग्जाम होते थे तो मैंने देखा है, ग्राउंड था, मतलब एक खुला ग्राउंड था, मान लो उस तरफ सेंटर है, लेकिन खिड़कियां आती थी रूम की इस तरफ, तो जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनको पर्चियां फेंकने आते थे, बाकी बच्चे जो हो सकता है दूसरी क्लासेस में वो पर्चियां फेंकने आते थे, और वहां पे उस पूरे ग्राउंड में पीसीआर भी घूमती रहती थी। और वो क्या करते, बच्चे भाग के आते तो पीसीआर जो है वो उनके पीछे लगा देते बच्चों के पीछे, लेकिन उस जो दूसरी तरफ ग्राउंड के दूसरी तरफ खाली जगह थी, तो बच्चे क्या करते, भाग के जाते, दीवार कूद के उस तरफ चले जाते, पीसीआर यहाँ तक पहुंचते उनके पीछे पीछे, इतने में दो फिर वहां पहुंच जाते और किसी तरफ से, मतलब ऐसे सोची समझी साजिश के तहत पर्चियां फेंके जाते थे। एक आधा फंस भी जाता रहा, फिर उसकी बहुत पिटाई होती थी, सब देखा हुआ है। मैं कभी नहीं फंसा, कहीं सोचो। क्या? ना फेंकने वाला काम नहीं होता भाई, मैं तो कोई फेंक के यहाँ पे रख दे तो वो उठा के देखा ना जाए, फेंकने वाला तो काम बहुत दूर का है, बहुत ज्यादा। आप इसे डरना मान सकते हो, इसे ईमानदारी मान सकते हो। डरना मानोगे तो क्या इलाज है? तुम तुम्हारी आदत ही है, तुम दूसरों के ना अवगुण देखते हो, क्वालिटी नहीं देखते हो।
क्वालिटी है ही नहीं, तुम ही हो, है पूरे, क्या कहते हैं उसे, वो सर्वगुण संपन्न, एक लायक वधु, नहीं वधु कैसे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। एच लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2022। कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2022 को। एंड क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया इट्स ऑब्टेन्ड अ स्पेशल लोन। अगर क्वेश्चन कह रहा है स्पेशल लोन है, इसका मतलब ये स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए लिया गया है, बिल्डिंग बनाने के लिए। कितने रुपए का लोन लिया है सर, 6 लाख का। कब लिया है, साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को। किस रेट पे लिया है, 12%। फर्दर कंपनी के पास 2 नॉन स्पेसिफिक लोन भी है, मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया सर एक लोन तो आपका स्पेशल लोन है और 2 जनरल बोरोइंग्स है। और जनरल बोरोइंग भी आपके पास 1 अप्रैल को ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, कोई जरूरी नहीं कि नया लोन लिया गया हो सकता है 4 साल से चला आ रहा हो, तो ब्याज तो उसका भी लग रहा है। तो क्वेश्चन कहता है सर 30 लाख का एक लोन है जो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया है, 14%। और 54 लाख का लोन है वो कितने रेट पे लिया गया है, 16%। ये स्पेशल बोरोइंग नहीं है, जनरल बोरोइंग है। अब खर्चा क्या क्या हुआ सर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। सबसे पहला खर्चा जो आपने पहला खर्चा किया वो 1 मई को किया, 1 मई 2022 को। कितने रुपए का किया, 12 लाख। 1 मई को किया 12 लाख। उसके बाद अगला खर्चा हुआ सर 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हुआ 15 लाख। फिर 1 अक्टूबर को 2022 को 27 लाख और 1 मार्च को फिर हुआ 7-20। टोटल बना के हमने कितना खर्चा कर दिया बिल्डिंग पे, बिल्डिंग के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन पे टोटल खर्चा कितना कर दिया, कितना, 61,20,000। टोटल मिला के हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे 61,20,000 का खर्चा किया। और हमने स्पेशल लोन कितना लिया था, 6 लाख। एक बार बताओ, अगर 6 लाख यहां से आया तो बाकी सारा पैसा कहां से आया होगा, ऑब्वियस है कहां से आया होगा, जनरल बोरोइंग से। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को बिल्डिंग बनके तैयार। अच्छा, बिल्डिंग शुरुआत कब हुई थी हमारी, 1 अप्रैल 2022। वैसे इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2022 को नहीं हुई, 1 अप्रैल 2022 तो बोला गया। पता है बननी कब शुरू हुई थी, 1 मई। एक बात बताओ, बिना खर्चे बिल्डिंग कैसे बननी शुरू हो जाएगी, इफेक्टिवली 1 मई को बननी शुरू हुई है। और ये बात एएस में भी हम थ्योरी में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के पोर्शन में कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन कब से शुरू माना जाएगा, जब से डेट बोली गई तब से, या जब से खर्चा होना शुरू होगा, जब से खर्चा। यानी कि इफेक्टिवली इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 मई 2022। कंस्ट्रक्शन सही मायने में 1 मई 2022 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसका मतलब इंटरेस्ट को भी 1 मई 2022 से ही कैपिटलाइज किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है, 1 अप्रैल को या 1 मई को, 1 मई। तो ये ध्यान रखना, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है कैपिटलाइजेशन भी तब से शुरू होगा। एक बात सोचो, एक जनरल लॉजिक लगाओ जरा। मैंने क्या क्या प्लानिंग कर ली कि बिल्डिंग बनाऊंगा, उसके लिए लोन आज ले लिया और बिल्डिंग बना नहीं रहा, 2 साल हो गए बस लोन ले रखा है। सोच के बताओ क्या उसका ब्याज कैपिटलाइज करना चाहिए, 2 साल हो गए कोई काम नहीं कर रहे, बोला था बिल्डिंग बनाऊंगा, 2 साल से लोन ले रखा है, लोन का ब्याज भरे जा रहे हो और उस ब्याज को कैपिटलाइज किए जा रहे हो कि तो बिल्डिंग के लिए आया, क्या वो सही रहेगा? बिल्डिंग बन ही नहीं रही, इसका मतलब तो ये हुआ जब कुछ बन भी नहीं रहा और उससे पहले इंटरेस्ट जोड़ दिया, कह दोगे बैलेंस शीट में 5 लाख की बिल्डिंग, कहां है बिल्डिंग? क्या बात समझ में आ रही है? यानी एग्जैक्टली कब कैपिटलाइजेशन शुरू होना चाहिए, जब आपने खर्चा करना शुरू किया। यानी कितनी तारीख से, 1 मई। आपको क्वेश्चन में यही बताना है कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, और इवन आपको कहा गया कि जनरल एंट्री भी पास करके बताओ। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना सा ही छोटा सा पॉइंट का फर्क था। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। साइड वाले के पास नोट्स नहीं है, कर लो भी ओपन। सबसे पहली बात, हमेशा क्वेश्चन में हम ये मेंशन जरूर करेंगे, सिंस कंस्ट्रक्शन टुक। अच्छा, कितने महीने लगे कंस्ट्रक्शन में? पूरा साल, 11 महीने। कंस्ट्रक्शन टुक इफेक्टिवली 11 मंथ्स। 12 महीने तो नहीं लगे, क्या इसे हम स्टिल क्वालिफाइंग मानेंगे? यस और नो? यस, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन पहले ही खत्म हो जाएगा कि सर क्वालिफाइंग नहीं है, कैपिटलाइज कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या कैलकुलेशन होगी, कुछ होगी नहीं। इसलिए कैलकुलेशन बनाने के लिए हम 11 महीने को भी
सब्सटेंशियल मान लेंगे। सिंस कंस्ट्रक्शन टुक इफेक्टिवली 11 मंथ विच इज अ सब्सटेंशियल टाइम, which is a substantial period of time. Hence, this building will be considered as qualifying asset. क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा। और फिर उसके बाद हम कहेंगे इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। ये लाइन आपको आंसर में जरूर लिख के बतानी है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भाई ये क्वालिफाइंग एसेट बन गई है तो हेंस इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। अब बताओ कैलकुलेशन कैसे करें। सबसे पहले हमेशा किसकी कैलकुलेशन होती है? स्पेशल बोरोइंग की। अच्छा, स्पेशल बोरोइंग के रिगार्डिंग में हमें सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना करना होता है। बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फेरबदल इन्होंने क्या कर दिया, लोन तो ले लिया 1 अप्रैल को, लेकिन काम कब से करना शुरू किया? कब से शुरू किया? 1 मई। तो क्या सारे साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे? देखो इफेक्टिवली स्पेशल बोरोइंग पे हमेशा होता है सारे साल का, लेकिन जब काम ही शुरू नहीं हुआ है तो फिर नहीं करेंगे। जब से काम शुरू होगा तब से ही बोरोइंग शुरू करनी है, जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। और कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुई है हमारी? 1 अप्रैल या 1 मई। 1 मई AS 16 कहता है जब खर्चा लगना शुरू हो जाता है ना, तब हम मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, लिखना मत चाहे, आएगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। बट AS 16 क्लियरली कहता है कमेंसमेंट कब होगी? जब खर्चा लगना शुरू हो गया। उससे पहले सिर्फ आप वैसे ही प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, जब तक खर्चा नहीं लग रहा उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है 1 मई को, और जो कब तक चली है? 31 मार्च। तो जो स्पेशल बोरोइंग है 6 लाख की, उसके ऊपर कितना ब्याज है हमारा? 12%। कितने महीने का कैपिटलाइज करेंगे? 11। और अगर क्वेश्चन कहता कि 1 मार्च को कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, तो यानी कि क्या 1 मई से 31 मार्च का करते या 1 मार्च का ही? 1 मार्च। जब एसेट तैयार हो जाती है, क्या उसके बाद कभी कैपिटलाइज होता है कुछ? एसेट रेडी टू यूज होने के बाद, AS 10 में भी पढ़ा है, 26 में पढ़ा है, एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गई तो क्या बाद में कैपिटलाइजेशन होता है कभी? बोलो भाई। यहां पे सिंस 31 मार्च पूरा है तो 11 महीने का कितना बना? 66,000 रुपीज। ये तो हो गया सर स्पेशल बोरोइंग पे। स्पेशल बोरोइंग का बना 66,000, 1 महीने का रह गया बिकॉज काम ही शुरू नहीं हुआ था। वो कहां जाएगा फिर? ब्याज तो पूरा लग रहा होगा, इसका मतलब वो पार्ट कहां जाएगा? आपका SPL। अब बात करते हैं जनरल बोरोइंग की। जनरल बोरोइंग में हमेशा क्या निकालना होता है? पहले क्या निकालना होता है? कैपिटलाइजेशन रेट। सर लोन 2 टाइप का है, 14 वाला भी है, 16 वाला भी है। 14 और 16 दोनों को इग्नोर करके हम एक सिंगल रेट बना लेते हैं, विच इज नोन एज कैपिटलाइजेशन रेट। कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपके पास 30 लाख का लोन है, 14% वाला, यानी साल का ब्याज 420। और आपके पास एक लोन है 54 लाख का, उस पे है 16%, कितना बना? 864। दो टाइप के लोन है, 420, एक का ब्याज बन गया, दूसरे का 864। कुल मिला के टोटल लोन कितने रुपए का है? 84 लाख। 84 लाख का लोन है, उस पे ऑन एन एवरेज जितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी? 15.29%, 15.29%। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना आ गया सभी को। ये निकालना जरूरी होता है, निकाल के दिखाना भी होता है, इसके भी नंबर होते हैं स्टेप मार्क्स के हिसाब से। तो कैपिटलाइजेशन रेट आपका बना 15.29। इसका मतलब ना तो मेरे पास सर 14 वाला कोई लोन है ना 16 वाला, एवरेज कितने की पड़ती है उसकी? 15.29। यानी कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए उधार लेने के लिए 15 रुपए 29 पैसे का ब्याज भरना पड़ता है। 14 और 16 की एक वेटेड एवरेज हमने निकाली। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब इसका कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहला खर्चा हमने कितने रुपए का किया है? 1 मई को 12 लाख। ये कहां से आया होगा? 1 मई को जो खर्चा हुआ 12 लाख, वो कहां से आया? सबसे पहले कहां से आएगा पैसा? स्पेशल। वो कितना था सिर्फ, तो बाकी कहां से आया? जनरल। तो यानी कि क्या 1 मई से ब्याज लगाना शुरू कर देना पड़ेगा इस पे? यस। लेकिन कितने अमाउंट पे? 6 लाख पे। कितने महीने का लगा? 11 महीने, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15.29। 11/12।
84,095, 1 मई से आपका ये ब्याज लगेगा। फिर अगला खर्चा हुआ है 1 जुलाई को, जो 1 जुलाई को खर्चा हुआ कितना रुपए हुआ, 15 लाख। कहां से आया पैसा, कहां से, जनरल बोरोइंग, क्योंकि स्पेशल बोरोइंग तो पहले यूज हो चुकी है। 15 लाख इंटू में अगेन 15.29%, लेकिन कितने महीने का, 9/12, 1,72,013। अच्छा कभी कभी ये ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन में ये जो ऊपर लिखा है ना अमाउंट इन रुपीज, यहां पे लिखा होता है क्यूमुलेटिव अमाउंट। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, अगर लिखा हो क्यूमुलेटिव अमाउंट इसका मतलब पहली तारीख को 12 है, अगली बार 15 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 और हुआ है, और कितना हुआ, 3 लाख। तो 12 + 3 15 बना, यानी कि जो अगली बार ब्याज चार्ज करो कितने पे चार्ज करोगे, 3 लाख पे। फिर 15 से 27 यानी नया खर्चा कितना लगा, 12। लेकिन इस क्वेश्चन में तो लिखा ना हो तो भी पता चल जाता क्यूमुलेटिव नहीं है, क्योंकि नीचे क्या हुआ है, 27 के बाद 7 20, तो बेसिकली हर बार का खर्चा है। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। 1 जुलाई के बाद अगला 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को कितना खर्चा किया, 27। और सिंस हमारी स्पेशल बोरोइंग सारी यूज हो चुकी है, इसका मतलब यहां से यूज हो रहा है कितने महीने, 6। इंटरेस्ट स्टार्ट कब होता है, जब खर्चा होना शुरू हो गया। और इंटरेस्ट कब रुक जाएगा कैपिटलाइजेशन, जब एसेट रेडी टू यूज हो गई। क्योंकि ये बात हमने एस 10 में पढ़ी और 26 में भी, कि जब तैयार हो ही गई है एसेट तो कैपिटलाइजेशन रुक जाता है, और क्या शुरू हो जाता है, एसेट रेडी टू यूज होते ही क्या रुक जाता है और क्या शुरू हो जाता है, कैपिटलाइजेशन रुक जाता है और डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। चाहे एक्चुअल में यूज करो या ना करो, एसेट की लाइफ घटनी शुरू हो जाती है। क्लियर, चलो तो यहां कितना बना, 2,06,415। एंड लास्ट खर्चा हुआ है आपका 1 मार्च को, कितना हुआ है, 720। 15.29 के हिसाब से ओनली 1 महीने का 9,174। तो टोटल मिला के ये आपका स्पेशल जनरल बोरोइंग का टोटल हो जाएगा। इसका बता रहे हो ना, 4,71,600। क्या यही है टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, नहीं। आप जब टोटल निकालोगे तो स्पेशल और जनरल दोनों का टोटल करोगे, दोनों का टोटल करके टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 5,37,697, इतना रुपए आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बिल्डिंग बुक्स में कितने की दिखेगी, तो सर 61,20,000 का खर्चा तो वही हुआ था एक्चुअल एक्सपेंस, और ऊपर का खर्चा ये ब्याज भी कैपिटलाइज होगा। एंट्री और बना लो, क्या बनेगी, जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी लास्ट एग्जाम्पल में। बिल्डिंग क्या करते हैं, कोई ना डिस्कस होगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, आंसर हमारा ये सही है, एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 6120 + 5,37,697, टोटल वैल्यू कितनी बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 66,97,097। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इतने अमाउंट से टू बैंक, बैंक से कितना पे किया, 61,20,000, और टू इंटरेस्ट इतना अमाउंट। अब इसमें कोई आंसर और कुछ दे रखा हो तो करेक्ट कर लेना, यही आंसर सही बनेगा। हाँ वो 11 का आएगा, या तो फिर क्वेश्चन में 1 मई की बजाय हम 1 अप्रैल को डेट करेंगे, लेकिन फिर उसमें हमारा दूसरा अमाउंट गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर ठीक कर लेना। नॉन इसमें स्पेशल वाली में नॉन स्पेसिफिक भी तो अलग ही निकाल रखा है, 471 है। आंसर ठीक कर लेना, जो मैंने बताया ये आंसर बनेगा। अरे एंट्री वगैरह ठीक है, सिर्फ अमाउंट करेक्ट कर लो ना, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ठीक कर लो। आपको सारे क्वेश्चन में जो मैंने तरीका बताया वो फॉलो कर लेना, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है आंसर गलत हो, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। इसमें सारा जो आंसर है अलग अलग जगह पे वो करेक्ट कर लेना। ओनली इससे अगला क्वेश्चन 12 और 13, दो क्वेश्चन ही आपके होमवर्क के हैं, सेम इसी मुद्दे पे 12 और 13, ये दोनों होमवर्क है।